तो भाई, कंप्रेशन मेंबर। कंप्रेशन मेंबर क्या होते हैं? वो मेंबर जिनके अंदर कंप्रेसिव फोर्स लगता है, जैसे कॉलम। सबने देखे ही हैं, बिल्डिंग में कॉलम होते हैं, खड़ी दिशा में लगे रहते हैं, वर्टिकल। कॉलम और बीम में एक फर्क है। ऐसा नहीं है कि केवल हॉरिजॉन्टल जो मेंबर है वो कॉलम ही है, और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर है वो बीम ही है, और वर्टिकल कॉलम ही है। असल में ये अलाइनमेंट के अलावा एक और फैक्टर है, फोर्स की दिशा। जैसे बीम को अपन ने एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है, ये उसकी एक्सिस की जगह बना दिया है। मान लो बीम यहाँ पे होगी एक चौकोर प्रिज्मेटिक, उसकी जगह अपन ने सेंटर लाइन बना दी है, तो ये उसकी एक्सिस है। बीम में अधिकतर लोड एक्सिस के परपेंडिकुलर दिशा में लगते हैं, एक्सिस के 90 डिग्री या उसके लगभग 90 डिग्री के रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। कॉलम में एक्सिस के समानांतर दिशा के लोड ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोर देन 90%। हाँ, कॉलम में थोड़े बहुत लोड ऐसे भी आ सकते हैं जो कॉलम के एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जैसे कि विंड का लोड आ सकता है, और भी कोई कारण से लोड आ सकता है। लेकिन मुख्यतः कॉलम में प्रीडोमिनेंटली एक्सियल फोर्स ज़्यादा होते हैं। इसे अपन क्या कहेंगे? एक्सियल फोर्स। और ये हैं पर ट्रांसवर्स फोर्स, ये बीम की एक्सिस के परपेंडिकुलर है। इसके वजह से दोनों के डिज़ाइन में अंतर आ जाता है। कॉलम के अलावा और एक नाम सुना होगा, स्ट्रट। स्ट्रट उसे कहते हैं, वो कंप्रेसिव मेंबर होता है जो ट्रस में होता है। ट्रस पढ़ा ही होगा, किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस। ऐसे एक राफ्टर भी नाम सुना होगा, ये भी कंप्रेसिव मेंबर होता है ट्रस में। और क्रेन होती है ना, जिससे सामान उठाते हैं, बड़ी सी क्रेन देखी होंगे कभी, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जिसमें लोड आता है कंप्रेसिव, उसे कहते हैं बूम। तो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स उस क्रेन को डिज़ाइन करते हैं, तो बूम वो पोर्शन है उसका जिसमें कंप्रेसिव फोर्स आता है, उसको उसके लिए डिज़ाइन करते हैं। जस्ट एक नाम बता रहा हूँ, पता होने चाहिए। अपने को सवाल जो देखेंगे उसमें कॉलम और स्ट्रट नाम से ही सवाल आते हैं क्वेश्चन पेपर में, और सॉल्व हो जाएंगे। स्ट्रट आया है मतलब समझ जाना वो ट्रस का मेंबर है, और कॉलम आया है मतलब वो या तो बिल्डिंग का मेंबर है, ट्रस का नहीं है। इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं आती सॉल्व करने में। क्वेश्चन में किस प्रकार से आता है, एक तो देखो पी निकालने को आता है, ये है मैक्सिमम एक्सियल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। या लोड, तो कितना मैक्सिमम लोड है जो कोई कॉलम पे सेफली लगा सकते हैं। उससे ज़्यादा लोड हो जाएगा तो कॉलम फेल हो सकता है। इसमें एक फॉर्मूला रहता है पी निकालने का, सिग्मा AC अलाउएबल कंप्रेसिव स्ट्रेस गुणा एरिया, एरिया क्रॉस सेक्शन का। इसमें सिग्मा AC क्या है? अच्छा, ये फॉर्मूला याद रखने का है, वैसे तो बहुत ही सिंपल है। सिग्मा AC का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन। ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कंप्रेशन के अपेक्षाकृत अगर अपन टेंसाइल फोर्स निकालें, परमिसिबल स्ट्रेस निकालें, टेंसाइल, तो कई बार मटेरियल्स में अलग अलग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल कंक्रीट है, टेंसाइल स्ट्रेस परमिसिबल अलग है कंक्रीट की, और कंप्रेसिव अलग है। ए है इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कॉलम का सेक्शन है उस पर डिपेंड करेगा। ये इफेक्टिव शब्द क्यों आया है?
क्योंकि जो कुल एरिया है जिसे हम ग्रॉस एरिया भी कहते हैं, GROSS, उसमें से डिडक्शन घटा देंगे। डिडक्शन क्या होता है, जैसे कॉलम का सेक्शन है, उसमें कुछ रिवेट के होल हैं, तो वो होल हटाना पड़ेगा ना। तो ये ग्रॉस एरिया यानी कुल एरिया में से होल का एरिया घटा देंगे तो ये इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल जाएगा। ये सॉल्व करेंगे जब एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है, सिंपल ही रहता है। इसके अलावा ये जो सिग्मा एसी है इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा 0.6 अब FCC गुणा FY बटे में इन्हीं दोनों को प्लस कर देना है, लेकिन पावर n आ रही है, फिर ब्रैकेट के बाहर 1/n पावर आ रही है, ये ध्यान रखना है। ऊपर FCC और FY का गुणा हो रहा है, नीचे इन दोनों को प्लस कर रहे हैं पावर के साथ, फिर पूरे में प्लस करके ब्रैकेट के बाहर 1/n है। यह इसमें FCC FY क्या है बता देता हूँ। सिग्मा ऐसी तो पता ही है क्या है, परमिसिबल स्ट्रेस है। FY Y आ गया यानी यील्ड स्ट्रेस, स्टील की। FCC क्या है, FCC निकालने का एक ये फॉर्मूला है π² E/λ। पाई और ई तो पता है क्या होगा, इसमें ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील की। ये वैल्यू सवाल में चाहे दी हुई हो चाहे नहीं दी हुई हो, ये अपने को हमेशा याद रखनी है। ऐसा नहीं होगा कि ये तो दिया ही नहीं सवाल में तो हम कैसे सॉल्व करें। ये तो ऐसा माना जाता है नहीं भी दिया हो तो भी कुछ ऐसा नहीं है, ये तो आपको याद रखना है। अच्छा, न्यूटन पर mm² या मेगा पास्कल दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है। लैम्डा क्या है, L/R एक फॉर्मूले में कुछ चीज़ पुट करनी है तो दूसरे फॉर्मूले से निकलेगी, इसको भी इम्पोर्टेंट मानो। फिर इसमें कोई वैल्यू पुट करनी है तो वो तीसरे फॉर्मूले से निकलेगी, फिर तीसरे फॉर्मूले में जो ये वैल्यू है ये चौथे फॉर्मूले से निकल रही है। तो ये सब याद रखना इतना कठिन भी नहीं है ना। अब इसमें लैम्डा क्या होता है, ये होता है स्लेंडरनेस रेशो। शायद पढ़ा भी होगा ये। इसमें L और R क्या है ये मैं बता देता हूँ। L है इफेक्टिव लेंथ, कॉलम की या कंप्रेशन मेंबर की। R है रेडियस ऑफ गायरेशन, ये R अपने को मिनिमम वैल्यू निकालनी है। असल में रेडियस ऑफ गायरेशन किसी भी सेक्शन की एक से अधिक निकल सकती हैं, x दिशा में अलग y दिशा में अलग, तो मिनिमम वाली यूज़ करनी है। ये भी कैसे निकालेंगे अपन समझ लेंगे जब सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। ये स्टील टेबल में देखना हर सेक्शन की R दी हुई है, हर दोनों दिशाओं में, x दिशा में भी और y दिशा में भी। अगर सेक्शन को जोड़ के बनाया है, जैसे दो चैनल सेक्शन आपस में जोड़ दिए, दो आई सेक्शन आपस में जोड़ दिए और फिर कॉलम बनाया है, तो उसे बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन। तो उसके लिए निकालना पड़ता है, निकल जाता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें n की वैल्यू क्या लेनी है, बाकी सब तो हो गया। इसमें n की वैल्यू ध्यान रखना अपने को लेनी है 1.4, ये ध्यान रखना है और सॉल्व हो जाता है इससे। ये फॉर्मूलों से आपका सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ ये देखो, इफेक्टिव लेंथ क्या है।
कॉलम की इफेक्टिव लेंथ निकालना है तो सपोर्ट कंडीशन पता होना चाहिए। सिंपल शुरुआत करते हैं। अगर कॉलम के दोनों एंड हिंज हैं, मान लो सपोर्ट से सपोर्ट की दूरी है कैपिटल एल, तो इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू कैपिटल एल लेनी है। जैसे ट्रस के केस में, क्या होता है, दोनों जॉइंट हिंज रहते हैं, ये भी हिंज, ये भी हिंज। अगर दोनों फिक्स है और ये सपोर्ट से सपोर्ट की दूरी एल है, कैपिटल एल है, तो एल अपन को कम लेनी है। आईएस कोड के अनुसार इसको अपन लेंगे 0.65 एल। ठीक है। अगर अगर एक हिंज है दूसरा फिक्स है, इस केस में अपन को लेनी है L इक्वल टू 0.8 एल। ये इफेक्टिव लेंथ है। इसके एक काम करते हैं, इसमें अपन ई लगा देते हैं। इफेक्टिव लेंथ में एल ई लिखेंगे अब अपन, आसान रहेगा। इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी है। हाँ, एक और रह गया सिंपल वाला। एक ये है कि एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड फ्री है। इसमें L इक्वल टू 4 गुना एल, सॉरी 2 गुना एल। इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू 2 टाइम्स एल। इसके अलावा कुछ कंडीशन और रहती हैं जो आईएस कोड में दे रखी हैं, वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन से दी हुई हैं। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक एंड तो फिक्स हो, दूसरा एंड रोटेशन में फिक्स हो, लेकिन ट्रांसलेशन में फिक्स नहीं है। मतलब उसके ऊपर ऐसा चिन्ह बना है इस कोड में, और ये जो ऊपर का सामान है देखो इस तरफ सरक के आ सकता है, लेकिन ये घूम नहीं सकता। यहाँ स्लोप चेंज नहीं होगी। जो इस पॉइंट पे जो एंगल है वही इस पॉइंट पे एंगल है, इसके बाद जाके मुड़ रहा है, वहां पे नहीं मुड़ रहा है। इसको बोलेंगे कि रोटेशन के लिए रिस्ट्रेंड है, लेकिन अपनी पोजीशन से वो लेफ्ट साइड या राइट साइड जा सकता है, थोड़ा सा, बहुत कम। ऐसे केस में ये मैं क्लियरली लिख देता हूँ 2L। ऐसे केस में L इक्वल टू 1.2L लेना है। ये अपने को सवाल में अगर दिया है इस प्रकार की कंडीशन, तो ही ये सब दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने देखा है अपने सेमेस्टर के परीक्षा के जो इतने पेपर हैं उसमें वो इफेक्टिव लेंथ ही डायरेक्ट बता देते हैं। तो ये अपन को मगजमारी तब करनी है जब अपने को ये बताया कि दो सपोर्ट के बीच में दूरी कितनी है और इफेक्टिव लेंथ पता करनी है। लेकिन अगर सवाल में डायरेक्ट दे रखा है कि इफेक्टिव लेंथ इतनी है, तो ये सब झंझट ही नहीं है। पर फिर भी देख लो, कभी मान लो थ्योरेटिकल सवाल आ जाए इसका। और एक कंडीशन ये भी बनती है कि नीचे का सपोर्ट या कोई एक सपोर्ट फिक्स है, दूसरा सपोर्ट पार्शियल फिक्स है। ये पार्शियल फिक्स थोड़ा अजीब सा नाम है। ये रोटेशन के लिए भी थोड़ा सा रिस्ट्रेंड है, ऐसा कह सकते हैं। अगर इसके ऊपर ऐसा चिन्ह बना के मैं बता सकता हूँ, ये अगर बकल होगा तो कुछ इस प्रकार से बकल होगा। देखो ये स्लोप भी चेंज हो रही है इसकी, ये टेढ़ा हो गया, ये सेम टू सेम था, इसकी स्लोप चेंज नहीं हो रही थी, यहाँ थोड़ा स्लोप चेंज हो गई है। तो इसमें L इक्वल टू 1.5L लेना है। तो मतलब ये यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में ये स्वे भी हो रहा है। स्वे होना मतलब डिफ्लेक्ट होना समझ लो, और उसके साथ साथ रोटेट भी हो रहा है थोड़ा सा। फ्री नहीं है ये अलग केस है। तो इसको बोलते हैं पार्शियल रिस्ट्रेंड है। ठीक है। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर ट्रस है, अगर लिखा हुआ है कि वो मेंबर ट्रस में है, तो खुश हो जाओ, ये वाला केस ट्रस वाला है। ट्रस है तो आंख बंद करके जितनी भी लेंथ है उसको इफेक्टिव लेंथ के बराबर रख के प्रश्न हल कर दो, काम हो जाएगा। अब ये स्लेंडरनेस रेशो क्या है, इसको लेमडा से डिनोट करेंगे L/,
आर मिनिमम, और एल भी है इफेक्टिव एल। ये ऐसा लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद रहेगा इससे। असल में अगर कॉलम बहुत लंबा है और उसकी चौड़ाई कम है तो उसे मोटा कॉलम या पतला कॉलम क्या कहेंगे? जैसे अगर बिल्कुल सामान्य भाषा में अपन बात करें, जैसे कोई अगर 6.5 फीट का लंबा इंसान है और उसकी कमर अगर 36 इंच है, तो वो दिखने में उतना मोटा नहीं लगेगा जितना कि एक 5.5 फुट का इंसान हो और उसकी कमर 36 इंच हो, वो थोड़ा मोटा दिखेगा। तो ये क्या है, कोई जैसे कोई इंसान मोटा है या पतला, वो थोड़ा बहुत इस पे भी डिपेंड करता है कि उसकी हाइट कितनी है। ऐसे कॉलम में भी होता है, कॉलम को भी अपन ये स्लेंडरनेस रेशो जो नाम है स्लेंडर, इसमें जो स्लेंडर शब्द है इसका मतलब यही होता है कि कितना पतलापन है। तो अगर क्या होता है, कॉलम बहुत पतला है तो वो अपनी कैपेसिटी तक लोड रीच होगा ही नहीं, उससे पहले वो बकलिंग में फेल हो जाएगा। बकलिंग फेल तो याद ही होगा। जैसे ये एक सरिया है, इसको अपन ने यहाँ जमीन में गाड़ दिया नीचे बढ़िया, और इसके ऊपर अपन ने 100 किलो का बांट बांध दिया। तो ये अगर अपन इसमें लोड धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसा नहीं होगा कि टूट जाएगा यहाँ से सरिया, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे झूल झूल जाएगा एकदम। अगर इस तरह से कॉलम फेल हो जाता है, इस तरह से कॉलम डिफ्लेक्ट हो जाता है, झूल जाता है, तो वो किसी काम का नहीं, उसको फेल मान लेते हैं, भले उसका मटेरियल नहीं भी टूटा है तो भी। इसको बोलते हैं बकलिंग फेलियर। इसके अलावा एक और होता है क्रशिंग फेलियर। क्रशिंग फेलियर मतलब मटेरियल टूट गया, क्रैक आ गए। अधिकतर अपन बकलिंग फेलियर को बचाने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहते हैं स्लेंडरनेस रेशो के, उसको अपन चेक करते हैं। जैसे कि स्लेंडरनेस रेशो की वैल्यू इतनी इतनी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो अपन देखेंगे जब सवाल सॉल्व करेंगे। तो इस पे डिपेंड करेगा कि अपन पहले से ही अगर चेक कर लें कि स्लेंडरनेस रेशो उस लिमिट से कम है तो अपन ये मान के चलते हैं कि बकलिंग फेलियर नहीं होगा। इसके अलावा ये इसलिए भी अपन को निकालना है क्योंकि अगर लैम्डा नहीं मिलेगा तो अपन वो एफ सी सी कैसे निकालेंगे, एफ सी सी नहीं निकालेंगे तो सिग्मा ए सी कैसे मिलेगा। तो ये तो अपन को प्राप्त करना ही करना है, इसको कैलकुलेशन में करना ही करना है अपने को, ठीक है। अब मैं अगले वीडियो में कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाऊंगा। हाँ, तो अभी इसमें अपन देखेंगे कि कंप्रेशन मेंबर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसकी स्टेप्स देख लो। सबसे पहले तो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कैसा सवाल इसका आता है। देखो, ये सवाल आया था क्वेश्चन 4B 2017 के पेपर में आया था। इसमें लिखा है कि डिज़ाइन ए सूटेबल सेक्शन और स्टील कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 750 किलो न्यूटन, ये उसका लोड है। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 5.9 मीटर। सवाल में डायरेक्ट दे रखा है कि इफेक्टिव लेंथ कितनी है, अपने को निकालने का झंझट ही नहीं है। ये 10 नंबर का सवाल आया था, और सवाल में ये भी दिया है क्वेश्चन पेपर में कि Fy की वैल्यू है 250 मेगा पास्कल। ये नहीं भी दी हो तो आपको याद रखना है, मैंने बताया भी था। इसकी स्टेप्स देखो क्या है पहले। हाँ, सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले अपन सिग्मा AC की वैल्यू एज्यूम करेंगे। सिग्मा AC एज्यूम, इसकी वैल्यू अगर सिंगल सेक्शन डिज़ाइन करना है, यानी मान लो एक ही आई सेक्शन है, तो इसकी वैल्यू 80 लेके चलना। शुरुआत में इसकी वैल्यू अपन को एज्यूम करनी पड़ती है, ये 250 नहीं लेना है, वो Fy अलग है, सिग्मा AC अलग है। और अगर बिल्टअप सेक्शन है, जैसे कि दो सेक्शन आपस में जोड़ के एक बड़ा सेक्शन बना दिया, जैसे ये दो आई सेक्शन पास पास रखे, इनको आपस में रिवेट से जोड़ दिया
और एक सेक्शन कंबाइन सेक्शन बन गया, इसको बोलते हैं बिल्ट अप सेक्शन। मैं लिख देता हूँ, बिल्ट अप सेक्शन। अगर ऐसा कुछ सवाल में लिखा है या बिल्ट अप सेक्शन लेना पड़ रहा है तो फिर इसकी वैल्यू 110 ले सकते हैं और सवाल में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे अपन सेक्शन फाइनल करते जाएंगे तो अपने को मालूम पड़ जाएगा कि सिग्मा एसी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। ये सिर्फ एज्यूम करके शुरुआत करने की वैल्यू है। अब इसमें स्टेप 1 में सिग्मा एसी एज्यूम करके अपन निकालेंगे ए रिक्वायर्ड अप्रोक्सीमेट। ये कैसे निकलेगा? लोड सवाल में दिया था 750 किलो न्यूटन, उसके बटे में सिग्मा एसी करके निकल जाएगा। इससे कुछ mm² में एरिया की वैल्यू आ जाएगी। वो संख्या क्या है उसको देखना है। फिर स्टेप 2 में स्टील टेबल देखना है। स्टील टेबल में से एक ऐसा सेक्शन चुनना है जिसका एरिया इस ए रिक्वायर्ड से ज़्यादा हो, इस ए रिक्वायर्ड अप्रॉक्स से ज़्यादा हो। और ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लो ए रिक्वायर्ड 1000 मिलीमीटर स्क्वायर आया तो ये 1000 से भी ज़्यादा, ये लगभग 1200 से लेके 1500, मतलब 1.25 गुना से 1.5 गुना ज़्यादा होना चाहिए ये एरिया जिस सेक्शन को अपन चुन रहे हैं। ठीक है। फिर तीसरी स्टेप, अब ये जो सेक्शन अपन ने चुना ट्रायल सेक्शन उसको बोलते हैं। इस ट्रायल सेक्शन की आर कितनी है वो पता करना है। आर क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये आर पता लग जाएगा तो अपन को पता चल जाएगा लैम्डा कितना है। लैम्डा क्या होता है? LE/R मिनिमम। स्लेंडरनेस रेशो अगर मिल गया तो अपन को पता चल जाएगा FCC कितना है। पाई स्क्वायर E/λ²। FCC पता चल गया तो अपने को पता चल जाएगा सिग्मा AC कितना है। FCC गुणा FY/FCC² प्लस FY², स्क्वायर नहीं, n पावर n बटा ये n, ये भी n। अरे यार फिर से लिख देता हूँ। FCC अगर मिल गया तो सिग्मा AC ऐसे मिलेगा, FCC की पावर मल्टीप्लाई FY बटा FCC की पावर n प्लस FY की पावर n पूरे की पावर 1/n और इसमें मल्टीप्लाई 0.6 का सिग्मा ऐसे मिल जाएगा। ठीक है। अब स्टेप 3 हो गई। अब स्टेप 4, ये जो सिग्मा ऐसे निकाला है और जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है जो अपन ने ट्रायल सेक्शन चुना है उस एरिया को अपन मान लेते हैं ए ट्रायल। उन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपन निकाल लेंगे कैपेसिटी सेक्शन की कितनी है। मान लो P1 कर देते हैं इसको। तो ये क्या है? इंक फैल गई यहाँ पे थोड़ी तो P1 मिल जाएगा सिग्मा AC मल्टीप्लाई बाय ए ट्रायल। ये ए ट्रायल कैसे मिलेगा? ये स्टील टेबल में लिखा हुआ रहता है, इससे अपन को P मिल जाएगा। अब है ऐसा, अगर ये P1 सवाल में दिए हुए P से ज़्यादा है तो ठीक है, अगर ये नहीं है इससे ज़्यादा तो फिर दूसरा सेक्शन ट्राई करो। अगर ये कंडीशन है तो ओके, लेकिन अगर P1 लेस देन P है, सवाल में जितना कैपेसिटी दी है उससे कम है कैपेसिटी, तो रीडिज़ाइन या फिर सेक्शन दूसरा चुनना है, सिलेक्ट अदर सेक्शन। ठीक है। अब इस बेसिस पे अपन सवाल सॉल्व करके देखेंगे।
तो अब इसी सवाल पर वापस आते हैं। इसमें ये सब दिया है। अब स्टेप वन क्या है, अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं। स्टेप वन अपन को सिग्मा ए सी, अभी इसमें बड़ा सा लिखेंगे अपन, एज्यूम चलो सिग्मा ए सी इक्वल टू 80 न्यूटन पर mm² और ब्रैकेट में लिख देते हैं एज्यूम। मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ बार बार अपन छोटा सा एज्यूम लिख रहे हैं, मज़ा नहीं आता। सिग्मा ए सी एज्यूम। अब अपन अप्रोक्सीमेट एरिया निकालेंगे। ए ये कैसा आएगा, P अपॉन सिग्मा ए सी। P है 750 किलो न्यूटन, तो किलो का 1000 और गुणा कर दिया न्यूटन। ठीक है, इसको अपन ने किया है 80 न्यूटन पर mm² एज्यूम। अब जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। 750 1 2 3 डिवाइडेड बाय 80, 9375 mm²। अब अपन स्टील टेबल देखते हैं। अच्छा, कौन सा सेक्शन चुनना है, तो अपन आई सेक्शन चुन लेते हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो आई सेक्शन पे पहुंच जाओ। अच्छा, स्टील टेबल में देखो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखे हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 93.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे ये आई सेक्शन बना है ना, इसमें ये दे रखे हैं, ये 9 है। अब अपन को कितना चाहिए, 93 है ना, तो अपन 110 के आसपास का देखेंगे। जैसे ये है 10.28, 12.64, इससे पीछे भी है क्या, नहीं है। इससे पहले फिर टी सेक्शन है, 12, 10, 15, फिर तो और बढ़ता ही जा रहा है मामला। ठीक है, एक काम करते हैं, 12.64 वाला इसको ट्राई करते हैं। ये है ISJB 200, फोकस है, हाँ, ISJB 200। ठीक है, तो इसमें अपन को लिखना पड़ेगा फ्रॉम स्टील टेबल, ऐसा एग्जाम में लिखना पड़ेगा। सिलेक्टिंग, स्पेलिंग गलत क्यों हो रही है मुझसे आज बार बार, वीडियो बनाने की आदत नहीं है ना शायद, इसलिए। सिलेक्टिंग ISJB 200, ये इसका फुल फॉर्म पता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। वो आई सेक्शन है, बीम में भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अपन ये लिख देंगे @97.1 न्यूटन पर मीटर। ये पर मीटर लंबाई की इसमें दे रखी होती है, क्या बोला, पर मीटर लंबाई का वजन दिया हुआ रहता है, उससे थोड़ी पहचान हो जाती है। ऐसा कंप्लीट ऐसा लिखा हुआ जरूरी है। अब अपन इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे ISJB 200 की। इसका एरिया कितना है, अब इसको अपन करेंगे A1। चलो अपन ट्राई कर रहे हैं, या ट्रायल कर लेना चाहिए, 80 कर सकते हैं अपन, TRIAL। ये ट्रायल सेक्शन है, अब इसको ट्राई करेंगे। इसमें दिया हुआ है देखो 12.64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या क्या दिया है इसमें एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन दी है। यहाँ पे अपन चाहें तो एक बना सकते हैं डायग्राम, अरे ऐसा ऐसा नहीं बनाना है, ढंग का बनाना है। और ये डेप्थ ऑफ सेक्शन दे रखी है, ये कितने दी है, 200 mm। इसी की वजह से ये ISJB 200 नाम पड़ा हुआ।
ठीक है, और क्या क्या दिया है, इसको एच से रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो इसमें लिखा भी है एच, डेप्थ ऑफ सेक्शन एच, तो अपन भी वही टर्म यूज़ करेंगे। 200 mm यूनिट इसमें लिखी हुई है। विड्थ ऑफ फ्लेंज मैं दिखा देता हूँ, ऊपर से तीसरा है अपना, है ना? नहीं बेटा, ये 60 है इसकी विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस है 5। बच्चे की आवाज़ से डिस्टर्ब मत होना। तो विड्थ ऑफ फ्लेंज, पेन नहीं है बेटा, पेन नहीं है, विड्थ ऑफ फ्लेंज है 60 mm, यानी ये थिकनेस ऑफ फ्लेंज, इसको बी से डिनोट किया है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज यानी ये मोटाई कितनी है, इसको टीएफ से डिनोट कर रहे हैं। ये कितनी दी है, 5 mm, ठीक है। थिकनेस ऑफ वेव यानी ये है टी डब्ल्यू टी एफ, कितने mm है, 3.4, काफी पतला दिख रहा है पर बड़ा मजबूत होता है ये। अब ये सब तो ठीक है, मेन अपन को जो चाहिए वो चाहिए इसके आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। अच्छा, इसमें डायरेक्ट दे रखा है रेडियस ऑफ गायरेशन, तो आई की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। आई अपन को तब चाहिए रहता है जब रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू नहीं दी है, तो अपन को निकालनी पड़ती है आर की वैल्यू आई की मदद से। तो डायरेक्ट आर एक्स एक्स दिया है 7.86 और 1.17 सेंटीमीटर में है ये, इसको लिख लेते हैं अपन, आर एक्स एक्स 7.86 सेंटीमीटर, आर वाई वाई क्या दिया है 1.17। ठीक है, इतना बहुत है डाटा। इसके अलावा भी कुछ कुछ दिया हुआ रहता है, जैसे मॉडुलस ऑफ सेक्शन आई बाय वाई रहता है ना, रेडियस एट रूट, ये यहाँ पे कितनी रेडियस है, स्लोप ऑफ फ्लेंज, ये देखो ये एकदम समानांतर लाइन नहीं है, ये सबसे नीचे वाली लाइन अलग है और साइड में से स्लोप बनी है, इसकी स्लोप कितनी है, कितने डिग्री की है। फिर उसके बाद कनेक्शन की डिटेल्स हैं जो इनके आपस में जोड़ा होगा। अब अपन को मिल गया आर एक्स एक्स और आर वाई वाई, अपन को यूज़ करना है आर मिनिमम लैम्डा निकालने के लिए। अभी अगले पेज पे चलते हैं। आर मिनिमम अपना ये वाला है, ये वाला है 1.17, ये कितना है 11.7 mm, ठीक है। अब अपन निकालेंगे लैम्डा सिलेंडरनेस रेशियो, LE/R मिनिमम 5900। ऐसा नहीं करना कि ऊपर किलोमीटर में लंबाई लिख दी और बटे में mm में, 11.7 ये mm में है तो ये भी mm में, तो 5.9 मीटर है, 1000 का गुणा कर दिया। ये कितना आएगा, फिर अपने को कैलकुलेटर की मदद लेनी पड़ेगी, दिख रहा है कैमरे में, हाँ 5900 डिवाइडेड बाई 11.7, 504.2735 है, 504.27 ले सकते हैं। ये रेशो है तो इसकी यूनिट नहीं होती है, ठीक है। अब लैम्डा मिल गया, FCC ट्रायल निकालेंगे तो FCC 1 कर देते हैं उसको। FCC 1 का फॉर्मूला क्या है, π² E/λ²। अब देखो मैं पहले बोल ही रहा था, और देखो इसी सवाल में E की वैल्यू नहीं दी है तो अपन को माननी है,
पाई की वैल्यू तो तुम्हें पता ही है 3.14 गुणा 2 इंटू 10⁵ ई की वैल्यू हो गई। पाई का स्क्वायर है, लैम्डा का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो पहले ब्रैकेट न्यूमरेटर इस ब्रैकेट के अंदर डिवाइड करके डिनोमिनेटर का ब्रैकेट, न्यूमरेटर है ना जो बटे के ऊपर है, तो पाई स्क्वायर शिफ्ट के साथ ये दबा दिया तो पाई आ गया, इसका स्क्वायर कर दिया, गुणा 2 गुणा e5 मतलब 10⁵ ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, अब बटे के नीचे जो है उसका ब्रैकेट 504.27 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कितना आया 7.7625 7.7625। अब अपन निकालेंगे सिग्मा AC। अब देखना, मुझे ऐसा लगता है सेक्शन फेल हो जाएगा, अपन को दूसरा डिज़ाइन में सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला है इसका? पहले तो 0.6 गुणा FCC डायरेक्ट लिख दो, ये भी सूखा नहीं होता, इसको रख दो FCC टाइम्स FY बटा FCC की पावर n प्लस FY की पावर n पूरे की पावर 1 बटा n। तो 0.6 गुणा 7.76, चलो ठीक है इतना ही ठीक है, गुणा FY 250 बटे में FCC की पावर n 7.76 की पावर n क्या लेना है 1.4 प्लस 250 की पावर n की वैल्यू है 1.4 पूरे के ब्रैकेट के बाहर 1/1.4, इससे मिलेगा सिग्मा AC। चाहो तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लिया करो, पहले ऊपर का सॉल्व कर लो। 0.6 गुणा 7.76 गुणा 250 1164 नीचे का सॉल्व अलग से कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट 7.76 की पावर 1.4 प्लस 250 की पावर 1.4 पूरे की पावर ब्रैकेट में 1/1.4, ठीक है 251.38 कितना आएगा ये, इसे 1164 के भाग में दे देते हैं तो 4.63। मुझे लग ही रहा था ऐसा होगा, 4.63 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कहाँ अपन ने सिग्मा AC की वैल्यू 80 एज्यूम करी थी और कहाँ 4.63 आ रही है, इसका एक कारण है। ये जो लेमडा की वैल्यू है, मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये जो लेमडा की वैल्यू आई है 504, इसी से मुझे पता लग गया था कि ये सही नहीं है जो अपन ने सिलेक्ट किया है। तो अब एक शॉर्टकट सीखो, जो एक टेबल याद रखना, लेमडा की वैल्यू कितनी हो तो चल जाएगा। अगर वो कॉलम है स्टील का जो अपने सवाल में है, तो लेमडा की वैल्यू 180 से कम आना चाहिए, ऐसा साइन, ठीक है। तो अब अगर ऐसा अपन को सेक्शन चुनना है जिसमें लेमडा की वैल्यू 180 से कम आ जाए, तो मतलब LE/R की वैल्यू 180 से कम आ जाए, तो मतलब अपने को ऐसा सेक्शन चाहिए जिसका R मिनिमम कितना होगा, LE/180। LE अपन को दिया हुआ है 5900/180, तो R मिनिमम अपने को, फिर से कैलकुलेटर ले लेते हैं, 5900/180 32.7 mm चाहिए।
तो कम से कम इतना आर मिनिमम हो। अपन ने जो सेक्शन चुना था उसमें आर था 11.7। तो अब अपन ऐसा सेक्शन चुनेंगे जिसका एरिया की रिक्वायरमेंट याद हो, मतलब ये हो गया 3.27 सेंटीमीटर। एक तो ये रिक्वायरमेंट है, दूसरा एरिया किससे ज़्यादा हो, 90 कुछ आया था ना, 93.75 सेंटीमीटर। एरिया भी 93.75 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो और रेडियस ऑफ गायरेशन भी 3.27 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो। अब अपन ऐसा सेक्शन चुनते हैं, इसलिए बड़ा सा टेबल अपने को रखना पड़ता है अपने साथ, एग्जाम में या घर में भी चाहिए रहता है। 3.27 3.34 रुक जाओ बेटा। हाँ, अब ये एक ये मिला है ISLV 500, नहीं ये हाँ ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं। 95.5 सेंटीमीटर इसको एरिया है, हालांकि थोड़ा सा ही ज़्यादा है, पर अभी ट्राई करके देखते हैं क्या ऐसे ही पता चलेगा। और इसकी रेडियस मिनिमम है 3.34 सेंटीमीटर। अगर इसको ट्राई करेंगे तो क्या होगा, फटाफट ट्राई करके मैं देखता हूँ। क्या क्या होगा ना, मम्मी का जो है ना ISLV 500, एरिया उसका दिया हुआ है 90 नहीं 95.5 और RXX तो ज़्यादा है, RYY उसका कम है, 3 पॉइंट कितना है 3.34 सेंटीमीटर। अब देखो फटाफट निकाल रहा हूँ मैं, लैम्डा आया इसका 5900 डिवाइडेड बाय 3.4 176.6। इसकी वजह से FCC आएगा पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू e⁵ डिवाइडेड बाय ये लैम्डा का स्क्वायर 176.6 का स्क्वायर 63.29 न्यूटन पर स्क्वायर। अब निकालेंगे सिग्मा AC, फटाफट देखो 0.6 गुणा 63.29 गुणा 250 डिवाइडेड बाय 63.29 की पावर 1.4 प्लस 250 की पावर 1.4 ब्रैकेट के बाहर 1/1.4। अब मैं एक ही बार में इसमें कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आदत है, तुम लोगों को नहीं आता करना तो ऐसे एक बार में मत करना। 63.29 तुम लोग पहले ऊपर का अलग कैलकुलेट करना, फिर बाद में नीचे का अलग कैलकुलेट करना। 63.29 की पावर 1.4 प्लस 250 की पावर 1.4 ब्रैकेट के बाहर की पावर 1/1.4। अरे अब ये आई है 34.4 और कहाँ अपन ने 80 एज्यूम करी थी सिग्मा AC की वैल्यू। तो इसमें क्या दिक्कत होगी, इसमें अपन ने क्या किया है, बहुत ही करीब का सेक्शन चुन लिया है, इसका A बहुत आसपास है उसके, तो इसलिए जितनी रिक्वायरमेंट है उसके आसपास का सेक्शन चुनोगे तो फेल हो जाएगा, अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने को ऐसा सेक्शन चुनना है जो काफ़ी बड़ा हो उससे। अब मैं मेरे हिसाब से चुन के बताता हूँ। क्या हुआ?
तो 2 बार ट्राई कर लिया अपन ने सेक्शन, लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं लगी। तो दिक्कत कहाँ है? तो दिक्कत है सेक्शन के चुनाव में। मैंने फिर से एक पन्ने पे लिख लिया है। अभी अपने को 93.75 चाहिए था ना। अब अपन ढूंढेंगे वो सेक्शन जो इससे 1.5 गुना ज़्यादा एरिया का हो, लगभग मान लो 150 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 140 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी चल जाएगा। और दूसरी चीज तुम लोगों ने देखा होगा कि जो अपन सेक्शन चुन रहे हैं उसमें आर मिनिमम कितना है, ये अपन को डिसाइड करना है कि अपन कौन से सेक्शन को चुनेंगे। तो ऐसा है, अपन को लैम्डा कितना चाहिए, ये थोड़ा रफ वर्क है। लैम्डा अपने को 180 से कम चाहिए, लेकिन 180 मतलब 179 वाला लैम्डा अगर निकला है, ऐसा आर लेंगे ना तो भी काम नहीं बनेगा। तो आप क्या करो, ऐसा आर लो जिसकी वजह से लैम्डा लगभग 100-120 के आसपास आए। यानी कि अपन आर ऐसा सेक्शन लें जिसका आर इफेक्टिव लेंथ के 1/120 या इफेक्टिव लेंथ बटा 120 या इफेक्टिव लेंथ बटा 100 के बराबर हो, इसके बीच में आए। अभी अपने को 5900 दिया हुआ है, इसके बटा 120 करके देखें कितना आ रहा है। दिखता है 5900 डिवाइडेड बाय 120 49 mm। तो लगभग 49 mm लगभग 5 सेंटीमीटर के आसपास आर। तो अब अपन को ऐसा सेक्शन चुनना है जिसका आर वाई मिनिमम वाला 5 सेंटीमीटर हो और एरिया लगभग इससे 1.5 गुना, 93 का 1.5 गुना, लगभग 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हो या 1400 mm स्क्वायर हो। तो ऐसा आप देखो, जो पेज नंबर 12 पे में था जिसको अपन देख रहे थे, तो यहाँ पे आर देखो 5 तक तो नहीं पहुंच रहा है, 3 के आसपास पहुंच रहा है। अरे मम्मा चुप हो जा, सुनेंगे सब। हाँ, यहाँ पे देखो 5.11 तक पहुंच रहा है ISWB 550, और इसका एरिया भी देखो 143 है। ये अपना फिट बैठेगा ISWB 550। तो अपन ऐसा लिखेंगे, लेट्स ट्राई ISWB 550। हाँ यार, अब देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में लिख देते हैं। ISWB 550 @1103.6 किलो न्यूटन पर मीटर, @1103 हाँ 0.6 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, अब इसमें अपन डायरेक्ट आ जाते हैं। इसका RYY मिनिमम वाला रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? तो 550 ये रहा। एक तो 5.11 है, दूसरा है 22.86। ये तो बहुत ज़्यादा है। 5.11 अरे यार हिल बहुत रहा है क्या? 5.11 सेंटीमीटर, तो 51.1 mm। इसका एरिया कितना दिया हुआ है? ये रहा 550 का 143.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, 143.34 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब 143.34 mm स्क्वायर। ये कन्वर्ट करना आता है कि नहीं तुम लोग को? अब देखो
अब अपन क्या निकालेंगे, हाँ पहले लैम्डा, तो 51.1 बाय 5900, फटाफट करें यार, लंबा खिंच गया सवाल। 5900 डिवाइडेड बाय, कहाँ है, हाँ उल्टा लिख दिया, 51.1 डिवाइडेड बाय 5900, देख रहे हैं, अरे यार उल्टा लिख दिया ना, 5900 डिवाइडेड बाय 51.1 एल बाय आर है, मैंने आर बाय एल लिख दिया था, एल बाय आर, तो 5900 डिवाइडेड बाय 51.1, हाँ ये आया 115.45। तो देखा लैम्डा अपना 120 से कम आना चाहिए, ये मैंने बात करी थी ना यार, तो 120 के बीच में आ जाएगा तो चल जाएगा, तो ये ठीक है। अब इसकी वजह से एफ सी सी कितना आएगा, पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। पाई कितना होता है, पाई इसमें डायरेक्ट है कोई दिक्कत नहीं, पाई स्क्वायर इंटू 2E5 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना आया 115.45 स्क्वायर, 148.095, चलो ठीक है 148.1 ले लेंगे अपन न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब आएगा हाँ सिग्मा ए सी, एक बार फिर से एफ सी सी गुणा एफ वाई अपॉन एफ सी सी की पावर n प्लस एफ वाई की पावर n की पावर 1 अपॉन n, 0.6 मल्टीप्लाई 148.1 गुणा 250 डिवाइडेड बाय 250 की पावर 1.4, पहले एफ वाई लिख दिया गलती से मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, 148.1 की पावर 1.4 पूरे की पावर 1 बटा 1.4। एक कैलकुलेटर सॉल्व कर पाओगे तुम बार बार ऐसा, पहला ब्रैकेट 0.6 गुणा 148.1 गुणा 250 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय नीचे वाला ब्रैकेट 250 की पावर 1.4 प्लस 148 की पावर 148.1 की पावर 1.4 ब्रैकेट इसकी पावर ब्रैकेट में 1 बटा 1.4 हो जाएगा, ठीक है। अब आया है सिग्मा ए सी 67.14, अब थोड़ा 80 के आसपास आया, पहले तो ऐसे ही कुछ भी आ रहा था, 30 से भी कम आ रहा था। अब देखो भले ही 80 से कम आया कोई दिक्कत नहीं, अब ए रिक्वायर्ड कितना है, एरिया नहीं, अब कैपेसिटी चेक करते हैं कॉलम की, कॉलम की कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या, सिग्मा ए सी मल्टीप्लाई बाय एरिया, एरिया कितना दिया 14334, सिग्मा ए सी 67.14, सिग्मा ए सी कम है 80 से तो कोई दिक्कत नहीं, बदले में अपना एरिया भी तो ज़्यादा है, चल जाएगा 14334 mm स्क्वायर में इसकी यूनिट है और इसके न्यूटन पर mm स्क्वायर की यूनिट, तो जो आंसर निकलेगा वो न्यूटन में निकलेगा, मल्टीप्लाई 14334, तो ये आ रहा है लगभग 962.4 चलो 412 राउंड ऑफ कर रहा हूँ मैं न्यूटन, मतलब लगभग 962 किलो न्यूटन, और जबकि अपने को 750 के लिए डिज़ाइन करना है, तो ये ठीक है, अब ये ओके हो गया, ये सेफ है, ये चल जाएगा। तो ऐसे अपने को सिलेक्ट करना है सेक्शन, गलत सेक्शन सिलेक्ट कर लिया और फेल हो रहा है तो टाइम बहुत लगेगा सॉल्व करने में, तो ये क्या ये प्रैक्टिस करोगे, मैं इसलिए दिखाना चाह रहा था सॉल्व करके कि गलत अगर अपन ने सिलेक्ट कर लिया, सूटेबल सिलेक्ट नहीं किया सेक्शन, तो बार बार करना पड़ता है। तो इसके सारे सवाल सॉल्व कर लो जितने भी पुराने पेपर के हैं, मैं भी कर करके बताते रहूँगा, तुम भी कर लो, अपने आप से करके देखोगे तो ये आइडिया लग जाएगा कि कैसे सिलेक्ट करना है सेक्शन, क्योंकि ऐसे तो टेबल बहुत बड़ा है, ये स्टील टेबल बहुत सारे, इसमें जाने कितने सेक्शन है, 100-200 तो होंगे, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, कौन सा सवाल है,
हाँ ये देखो, कैलकुलेट 4 का ए पार्ट, ये 12 नंबर का है, इतना सा है। कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ए कॉलम आई एस डब्ल्यू बी 600 एट द रेट 1311.5 न्यूटन पर मीटर। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम दे रखी है 5.9 मीटर, एफ वाई इसमें दे रखा है। हाँ अब इस सवाल को सॉल्व करके देखते हैं। अब मैं गिवन डाटा डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या क्या दिया है, एल इफेक्टिव दिया है 5.8 मीटर, सेक्शन दे रखा है, बढ़िया है। कितना दिया है, आई एस डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या है ये पता है, फुल फॉर्म? इंटरव्यू में पूछ लेते हैं ये सब। अरे यहाँ एट द रेट नहीं आएगा, यहाँ आएगा एट द रेट 1311.5 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और इसके अलावा एक और डाटा दिया है एफ वाई 250। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले स्टील टेबल देखते हैं, आई एस डब्ल्यू बी कहाँ है, किस पेज नंबर पे है। हाँ ये देखो, आई एस डब्ल्यू बी पेज नंबर 14 में है मेरे वाले में। कौन सा है, 500 नहीं 600, ये रहा आई एस नहीं सॉरी एम बी है ये, डब्ल्यू बी, हाँ ये रहा आई एस डब्ल्यू बी 600, वो दिख रहा है, हाँ 1311.6 न्यूटन पर मीटर है। भले मैं लिखा नहीं है, ये लिखा ऊपर वेट पर मीटर, उसकी यूनिट यही है एक्चुअली, ठीक है। अब इसके अपन डाटा को यहाँ लिखते हैं। सबसे पहले इसका क्या देखेंगे, ये एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर में 170.38 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया 170.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट लिखने का कारण देखो क्या है, ये जो इसमें वेट लिखा हुआ है ना, इसका कारण देखो, आई एस डब्ल्यू बी 602 है यहाँ पे, ये भी है ये भी है, दोनों में अंतर है। वो थिकनेस ऑफ फ्लैंज या थिकनेस ऑफ वेब का अंतर रहता है, तो दोनों के वेट अलग हैं, तो अपने को ये वाला चुनना है। सवाल में इस बारे में दिया है, 250 फ्लैंज है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज अलग है। देखो ये 21.3 है, ये 23.6 है। वेब की थिकनेस बहुत थोड़ा सा अंतर है, 11.2 और 11.8 है। इसकी वजह से ये सब बदल गए डाटा, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपन इसका काम की चीज़ देखते हैं, डायरेक्ट आर मिनिमम। तो इसमें निशाने बहुत लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं नीचे वाला देख लें। हाँ एक तो है 24 पॉइंट, अच्छा दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 24.97 और दूसरा है 5.25। तो आर मिनिमम कितना हुआ है इसका, 5.25 सेंटीमीटर। सही लिखा है ना मैंने, एक बार देख लो, हाँ सही लिखा। अब अपना काम आगे बढ़ाते हैं अपन। अब लैम्डा निकलेगा, स्लेंडरनेस रेशो एल ई बाय आर मिनिमम 580 बाय 5.25, 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेंटीमीटर बन गया। में नहीं किया मैंने, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में रख दिया। अब कैलकुलेटर निकालते हैं, 580 डिवाइडेड बाय 5.25, हाँ देखो इसका कितना है, 110.476। स्लेंडरनेस रेशो की यूनिट नहीं होती, देखो इसमें भी 100 और 120 के बीच में है स्लेंडरनेस रेशो। ऐसा ही सेक्शन चुनना चाहिए तो अपना काम बन जाएगा। अब आगे क्या करना है, लेमडा से क्या निकलता है, एफ सी सी पाई स्क्वायर ई बाय लेमडा स्क्वायर। अभी फिर से पाई की वैल्यू ई की वैल्यू नहीं दी है, ये अपने को याद रखनी है। 110.476
स्क्वायर कितना आएगा कैलकुलेटर। एग्जाम में कैलकुलेटर मत भूलिए ना, मैं ले जाने नहीं दूंगा किसी और का, आपस में एक्सचेंज नहीं करने दूंगा, तुम्हारा होगा तो ले जाओ। ले आना अपने कैलकुलेटर यार। 0.73 इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो ये भी FCC एक तरह की स्ट्रेस है ना, यूनिट इसकी यही रहेगी। अब क्या निकलेगा, सिग्मा AC 0.6 FCC मल्टीप्लाई FY ब्रैकेट FCC की पावर n प्लस FY की पावर n पूरे की पावर 1/n। अब याद हो गया होगा फॉर्मूला, बार बार लिख रहा हूँ इसीलिए, ठीक है। क्या लिखना है, हाँ 160 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, हाँ 161.73 गुणा 250 नीचे 161.73 नहीं दिख रहा क्या, अरे तो बताना चाहिए ना यार। अच्छा वीडियो में कैसे बताओगे, इसकी पावर 1.4, इसकी पावर 1.4। वो भी क्या दिन थे जब अपन क्लासरूम में पढ़ते थे, अब ऐसे ही काम चला लो। अब ये हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं लैंप को। सिग्मा AC इससे कितना निकल के आया, कैलकुलेटर से दोस्ती कर लो। 161.73 गुणा 250 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 161.73 की पावर 1.4 प्लस 250 की पावर 1.4 ब्रैकेट क्लोज की पावर ब्रैकेट में 1/1.4 हो जाएगा 71.16 16 है, 1699 है ना, तो 71.17 कर लेते हैं, ऐसे तो कर लें। चलो ये भी हो गया। अब थोड़ा वॉल्यूम कम कर लेना है थोड़ी सी। अब अपन को निकालना है P। अब सबसे आसान फार्मूला सिग्मा AC गुणा A कितना आएगा, सिग्मा AC 71.17 गुणा A सवाल में दिया हुआ है 17038 mm स्क्वायर है। अरे मैं यूनिट अभी क्यों लिख रहा हूँ, ये 170.38 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था, ये इसमें 100 का गुणा कर दिया, mm स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो P कितना है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 17038 121259299 है। चलो इसको 3 कर देता हूँ मैं, न्यूटन बड़ी संख्या है, इसको किलो न्यूटन में करेंगे, यहाँ लगा देते हैं 1212593 किलो न्यूटन। तो ये क्या है, इसके नीचे लिखना पड़ेगा, हैंस सवाल में क्या दिया था, लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालो। कैलकुलेट लोड कैरिंग कैपेसिटी लिखना, इसमें भूल गए शायद क्वेश्चन वाले। लोड कैरिंग ऑफ ए कॉलम, वो है लोड कैरिंग कैपेसिटी, ये भार वहन क्षमता हिंदी में लिखाई है, ठीक है। तो हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से लिख लेना, बाकी इंग्लिश वाले ऐसे लिख लेंगे, हैंस लोड कैपेसिटी of the ISWB 600@1311.5 per meter is equal to 1212.5
59 कर लो किलो न्यूटन, इसको ऐसे कर दो, हो गया है सवाल। 12 नंबर का सवाल है, अब इतना कठिन तो नहीं है, ये सबसे बन जाना चाहिए। और एक सवाल बताऊं? ये 2017 का ही पेपर है, 5 का ए, ये भी 12 नंबर का है। इसी में ये वाला सवाल आया था जो अभी अपन ने सॉल्व किया। इसमें सेक्शन दिया है और लोड कितना सहन कर सकता है वो बताना है। इसमें लोड दिया है और सेक्शन अपन को चुनना है। अरे मोबाइल कर गया। तो क्वेश्चन 5A, लोड दिया है 1000 किलो न्यूटन, कॉलम की इफेक्टिव लेंथ डायरेक्ट दे रखी है 5 मीटर, Fy दे रखा है 250, अरे न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिखना चाहिए अपने को, ठीक है निकाल देते हैं। अब क्या चाहिए अपने को? सबसे पहले ऐसे लिखेंगे अपन, एज्यूमिंग, मान लेते हैं कि सिग्मा AC की वैल्यू है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट एरिया रिक्वायर्ड, क्रॉस सेक्शन भी लिखना चाहिए अपने को, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिक्वायर्ड इक्वल टू लोड बटा स्ट्रेस 1 2 3, और किलो न्यूटन है तो किलो का 1 2 3 और बटा 80, कितना आएगा ये? इसको अपन ये क्या है? ए रिक्वायर्ड नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट ए रिक्वायर्ड है, तो इसको कर देते हैं APP अप्रोक्सीमेट का। अब कहाँ गया मेरा कैलकुलेटर? ये E6 यानी 1 के आगे 6 जीरो बटा 80, 12500, ये mm स्क्वायर में है। अपन स्टील टेबल में देखेंगे तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो अपन इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं बटा 100 करके। अब ढूंढने में अपने को थोड़ा आसानी लगेगी। हाँ, अब अब ऐसा सेक्शन लेना है जो इससे लगभग 1.5 गुना ज़्यादा जिसका एरिया हो, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से अपन देख लेते हैं, या और बल्कि 170 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। और आर कितना चाहिए अपन रफ में काम करते हैं, थोड़ा सा इधर करते हैं रफ में। अपने को आर चाहिए L बटा 120, L कितना है? 5.8, नहीं 5 मीटर है क्या? हाँ 5 मीटर है, 5 बटा 120 कितना आ जाएगा? 5000 बटा 120, 41.66। मतलब ऐसा आर लेना है जो 4.2 से ज़्यादा हो, सेंटीमीटर में कर दिया मैंने कन्वर्ट, ये mm में था, ठीक है। अब ढूंढते हैं हम, कहाँ गया पेन का ढक्कन? तो एरिया और आर 4.2 और 170 या 180, ये देखो ये जो खुला हुआ था वही वाला मिल गया, ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है जो पिछले सवाल में दिया है ना,
ISWB 600 170 है इसका एरिया और 5.25 है आर मिनिमम। दूसरा वाला तो ज़्यादा है। चलो और थोड़ा दूसरा देखते हैं सेक्शन। ये 4.156 ये देख सकते हैं। ISMB 4.12 हाँ 4.12 का ISWB 600 इसका 156 है और 4.12 है आर मिनिमम। ये वाला तो ज़्यादा है, इसको ट्राई कर सकते हैं। और कौन कौन से हैं इसमें? आर कम है सभी के और नीचे तो और अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। और कौन सा सही सा दिख रहा है? यही ठीक दिख रहा है 5.25। चलो थोड़ा कम वाला ले लो। चलो इसको ट्राई करते हैं 4.12 और 156। इसमें डाउट है। एग्ज़ाम में ऐसा मत करना टाइम वेस्ट। एग्ज़ाम में ऐसा ले लेना जो सेव होना ही होना है। 5.25 और 170 है तो ये दोनों में सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें क्या एकदम आसपास है, तो अगर ये सूटेबल नहीं हुआ तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। पर अभी तो मैं सिखाने के लिए कर रहा हूँ तो इसको ट्राई करते हैं अपन। क्या है ये? ISMB 600 @1202 न्यूटन 1202.7 न्यूटन पर मीटर। इधर डिटेल लिखते हैं। ट्रायल सेक्शन ISMB 600 @1202.7 न्यूटन पर मीटर। पानी ना फैल जाए तो हरकतें तो बंद ही कर रहे हैं। अब इसका डायरेक्ट अपन लिख लेते हैं। एक तो एरिया कितना है, ये ए ट्रायल है, ए ट्रायल 1 कर देते हैं। पहला सेक्शन ट्राई कर रहे हैं अपन। 156.21 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 15621 mm स्क्वायर। और आर मिनिमम इसका कितना है? 4.12 सेंटीमीटर, यानी 41.2 mm। अब बस फटाफट निकालते हैं। सिग्मा लैम्डा आ जाएगा 5000 बटा 41.2 121.36। ठीक है। FCC निकाल लेते हैं। पाई स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 121.36 स्क्वायर। मन्ना worried about how 134.02 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब निकालेंगे सिग्मा AC। ठीक है, अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 134.02 गुणा 250 बटा 134.02 की पावर 1.4 प्लस 250 की पावर 1.4। अब इतनी पावर चढ़ाई दी है तो यहाँ उतार भी देंगे 1/1.4। इसको मैं एक ही बार में निकालूं। पहले ब्रैकेट शुरू करते हैं, ऊपर ऊपर का लिख लेते हैं। 134.02 गुणा 250 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड नीचे नीचे का लिख लेते हैं की पावर 1.4 प्लस 250 की पावर 1.4 ब्रैकेट क्लोज की पावर 1/1.4।
62.66, ठीक है, रीजनेबल है। 62.666 न्यूटन पर mm²। अब देखते हैं कैपेसिटी कितनी है। पी, चलो ट्रायल सेक्शन की है, इसको PT1 लिख देते हैं। तो क्या है, सिग्मा AC गुणा एरिया ट्रायल 1 का 62.666 गुणा एरिया कितना है इसका, हाँ 156 और 0.21 है तो 21 हो गया। अब mm² में कन्वर्ट कर दिया इसको, है ना, 100 का गुणा कर दिया। अब देखो ये कितना आ रहा है, हाँ ये सही नहीं है, 9789109 न्यूटन। ये लेस देन, कितने जीरो लिखते जा रहे हैं अपन, ये इससे कम है तो फेल हो गया है। अपन को फिर से सेक्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा रिस्क वहाँ मत लेना, मेरे को मालूम था ऐसा होगा। देखो जब अपन ने इसका लैम्डा निकाला तो ये 121, ये 120 से ज़्यादा आ गया ना, तो वहीं अपन को शंका हो जानी चाहिए। ये 120 और 100 के बीच में हो तो सही आ जाएगा आपका। और अपन दूसरा सेक्शन ट्राई करते हैं, एग्जाम में ऐसा टाइम वेस्ट हो जाएगा। नाउ ट्राइंग सेक्शन, कौन सा ट्राई करना है अपन? एरिया रिक्वायर्ड कितना है, 125 सेंटीमीटर स्क्वायर ना। तो अब देखो इसमें यहाँ 4.96 है, लेकिन इसका एरिया 121 है। मैं इसको ट्राई करने वाला था लेकिन इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये बढ़िया है, ISWB 143 और 5.11। इस वाले को ट्राई कर लेंगे तो चीटिंग तो नहीं मानी जाएगी? परीक्षा में पिछले सवाल में यही वाला सेक्शन दिया था। चलो इसको ट्राई करते हैं, मेरे ख्याल से ये सेटिस्फाई कर देगा। 511 ISWB 550। नहीं समझ में आया तो ये भी ले लेते हैं, ऐसी कोई चीटिंग वाली बात नहीं है। नाउ ट्राइंग सेक्शन कौन सा, ISWB है, हाँ WB 550 @ इसका वजन दिया हुआ है 1103.6 न्यूटन पर मीटर। इसके डिटेल्स में एरिया, इसको ट्राई 2 कर लेते हैं, एरिया ट्राई 2 143.34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और मिनिमम कितना है, 5.11 सेंटीमीटर। अब फटाफट करते हैं, लैम्डा पाँच 1000 सेंटीमीटर को किया मिलीमीटर में कन्वर्ट, 97.847, ठीक है। FCC pi square into 250 in 2 into 10 की पावर 5। यार कोई बात नहीं, 97.847 स्क्वायर पाई स्क्वायर 2E5 डिवाइडेड बाय आंसर का स्क्वायर 206.17, ठीक है। 3 कर देता हूँ मैं। अब सिग्मा AC डायरेक्ट लिख दूँ, ये तो सेफ हो जाएगा।
कहाँ ध्यान है तुम्हारा? ध्यान से देखो, मेरे को मालूम पड़ गया तुम इधर उधर देख रहे हो। अब थोड़ा मस्ती तो करना पड़ता है। एक मिनट दिखाना बेटा, सब गरम हो रहा है। देखना, दवाई देखो आराम से। 82 देखा। बेटा तलिए का रख दिया तुमने। अरे यार, इसको अपन राउंड ऑफ कर लेते हैं। 82.49 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब कैपेसिटी देख चेक करते हैं। P for trial to, हाँ हाँ, अरे रुक जा यार। हाँ चलो चलो चलो, हो गया भैया, हो गया। 118, अरे लिखने तो दे यार। 1182.410, अरे मच्छू न्यूटन, ये 1182 किलो न्यूटन से ज़्यादा ही है। तो ये इट इज़ मोर देन 1000 किलो न्यूटन, हेंस से या ओके लिख दो, जो भी है ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिलेक्टिंग ये वाला सेक्शन सूटेबल है इसको। ठीक है चलो, अब आगे के सवाल बाद में। ओके बाय बाय।